जय हिंद। स्वागत है आप सभी शिक्षक साथियों का जिनका भी जनगणना 2027 के लिए प्रगणक के रूप में ड्यूटी लगी हुई है। उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें जो प्रथम चरण है मकान सूचीकरण, हाउस लिस्टिंग, जिसमें जो प्रश्न संख्या 1 से 34 तक के सवाल हैं वो कौन कौन से सवाल हैं, उनके लिए कौन सा कोड यूज करेंगे और इन्यूमरेटर की क्या क्या तैयारी होना चाहिए मकान सूचीकरण के लिए, तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें देखेंगे और उन सभी 34 प्रश्नों को भी देखेंगे और उनके लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कोड की सटीक जानकारी आप तक देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो आज का जो सवाल है, जो कि आपने कमेंट में पूछा था कि कौन कौन से सवाल हैं और उनका के लिए कौन सा कोड प्रयुक्त कर सकते हैं और उससे भी पहले क्या क्या तैयारी करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मकान सूचीकरण की जो प्रथम चरण है जनगणना का, उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो मकान सूचीकरण में के लिए जो प्रश्न है 1 से 34 तक के लिए, उनसे सबसे पहले आपको मकानों को एक भवनों की जो संख्या है वो आपको देनी पड़ेगी। अगर वहां पर कोई लोकल अथॉरिटीज है उनके द्वारा मकानों की संख्या पहले दे दी गई है, अगर वह सही है तो आप उसे अपना सकते हैं, अन्यथा आपको स्वयं के नंबर भी देना पड़ेगा। तो जब आप मकान के नंबर दे चुके होंगे, भवनों की संख्या आप दर्ज करेंगे और आपको पता चल गया होगा कि भवन कितने हैं आपके HLB में, और उसके बाद मकान जनगणना मकान कितने हैं, अगर आपको ये पता चल चुका है तो आपका जो पहला काम है ये कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद आपको फिर उसका नजरी नक्शा बनाना है। नजरी नक्शा बन जाता है, वो सेकंड स्टेप है आपका। और उसके बाद में आपका काम शुरू होगा मकान सूचीकरण में मकानों की गणना से संबंधित जो प्रश्न है उसका। तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा है वो देख लीजिए और उसका आपको क्या उत्तर देना है। देखिएगा, क्षेत्रीय कार्यों में एक रूपता और सटीकता सुनिश्चित करना, प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करना। तो विस्तृत चर्चा हम देखने वाले हैं, जैसे यहां पर आप देखें। पहला है आवास की स्थिति, उससे संबंधित आपका प्रश्न रहेगा। तो फर्श, दीवार, छत की सामग्री, घर का उपयोग और स्थिति, परिवार का मुखिया, स्वामित्व, कमरों की संख्या, विवाहित जोड़ों की संख्या और उसमें उपलब्ध सुविधाएं, पेयजल, प्रकाश, शौचालय, जल निकासी, स्नान, रसोई, खाना पकाने के लिए ईंधन, धारित संपत्तियां, कौन कौन सी संपत्तियां हैं उनके पास में, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन, मोबाइल, स्मार्टफोन, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड, कार, जीप, वैन, इंटरनेट तक पहुंच, अन्य परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज और सबसे लास्ट में आपका मोबाइल नंबर। तो लोकेशन का विवरण आप देखें तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको यूजर आई डालेंगे, कैप्चर डालेंगे, अगला स्टेप OTP वेरिफिकेशन से होता है। वेरिफिकेशन भी कर लेंगे तो इस प्रकार का जो ऐप्स है वो आपको खुलेगा। यहाँ पर आपका जो HLB आपको मिला हुआ है उसकी संख्या दिखेगी। यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, वो सब आपकी जानकारी आप स्पष्ट देखेंगे। होम विंडो खुलेगा और ये सब आपकी जानकारी आपको पहले से वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जैसे आप देखें, आपने जो संख्या दी है उसके पहले आप संख्या देखने गए, आपने ये दिया 10 और 11। जब आप बाद में जाते हैं कुछ दिनों के बाद, 8 से 10 दिनों के बाद, यहाँ कोई नया भवन बन जाता है, नई बिल्डिंग बन जाती है, तो उसके बीच में आपको क्या करना है, क्या नया नंबर देंगे या फिर दोनों के बीच का। तो 10 और 11 के बीच में अगर कोई भवन नया बना हुआ है तो उसको 10/1 आप नंबर दे सकते हैं। जनगणना मकान जो संख्या है वो किस प्रकार से देना है, तो वह 1 2 3 करके आपको नहीं देना है। उसके लिए आपको 4 डिजिट का यूज करना है, जिसमें 0 0 0 1 इसी क्रम में चलेंगे, 0 0 0 2 0 0 0 3, इस प्रकार से आप बढ़ते जाएंगे। जितनी भी आपकी जनगणना मकान संख्या पहुंचती है उस प्रकार से आप दे सकते हैं। भवन एवं जनगणना मकान, बिल्डिंग देखें, छत का होना अनिवार्य है, खाली प्लॉटों को शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे पहले स्थानीय नंबरों का उपयोग करें। अगर पहले से जो लोकल अथॉरिटीज है उनके द्वारा नंबर दिए गए हैं भवनों को तो उनसे आप ले सकते हैं, अगर वह सही क्रम में और सही तरीके से लिखे हुए हैं। अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं की सुविधा के लिए भवन नंबरिंग कर सकते हैं। यदि भवन संख्या मौजूद नहीं है तो व्यवस्थित रूप से जनगणना
नंबर आवंटित करें। नए पाए गए भवनों को उप नंबर दिया जाता है, जैसे 10/1। और यहाँ आप सेंसस हाउसेस देखें, जनगणना मकान हमेशा 4 अंकों की संख्या होगी, पूरे ब्लॉक के लिए एक ही निरंतर क्रम रहेगा। जैसे मान लीजिए भवन पहला था, उसमें जनगणना मकान 2 पाए जाते हैं, तो लिखेंगे 0001 और 0002। ठीक है। उसके बाद में अगर आपका भवन संख्या 2 है तो उसमें आएगा 0003। इस प्रकार से ये चलेगा। इसकी शुरुआत 0001 से होती है। प्रत्येक नए भवन के साथ क्रम दोबारा शुरू नहीं होता है, जो चल रहा है वही चलेगा। नए पाए गए भवनों में स्थित मकानों को HLB के अंतिम जनगणना मकान के बाद वाली क्रम संख्या दी जाएगी। यहां पर था आपका भवन और यहां पर है जनगणना मकान। तो मकानों की जो संख्या है वह 4 डिजिट में रहेगी, 000, उसके बाद में कोई संख्या। ये जनगणना मकान है। लेकिन अगर भवन कोई नया बना हुआ है पूरा बीच में, तो उसे उप संख्या या उप नंबर आपको देना है। अब स्वगणना ID क्या है? तो ये पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना होने वाली है। इसके लिए आपको दिया गया है se.census गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पर अगर आप गूगल पे या क्रोम पे सर्च करेंगे तो उसमें स्वगणना का ऑप्शन खुलता है, तो उसके आप स्वगणना कर सकते हैं। उसके लिए अलग से वीडियो बनाया, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। अब यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 3 हो चुके हैं। तो फर्श की प्रमुख सामग्री पर आप देखेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जो चीज़ आपको ज़्यादा दिख रही है, अधिकांश भाग जो भी है वही प्रमुख सामग्री के रूप में माना जाएगा। जैसे आप यहाँ 6 नंबर पर देखेंगे तो अधिकतर हिस्से पर टाइल्स लगी हुई है, केवल इसका एक कोना छूटा हुआ है। तो इस हिसाब से अगर कंफ्यूजन में है तो अधिकतम भाग देखें कि अधिकतम भाग क्या है। जो भी अधिकतम भाग दिख रहा है उसे माना जाएगा। प्रश्न संख्या 9, दीवार की सामग्री। अब दीवार किस चीज से बनी है वो आप देख लीजिएगा। तो इसमें भी एक ही थंब रूल रहेगा कि सामग्री का अधिकांश भाग देखें कि अधिकांश भाग में किस सामग्री का उपयोग किया गया है। अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है कि किसी को पता नहीं है कि उसकी जो दीवार में उसमें कौन कौन सी चीज़ों या कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, हो सकता है दीवार कच्ची थी, उन्होंने प्लास्टर कराया हो, तो उसको उखाड़ कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी उत्तरदाता है उनसे पूछ लीजिएगा। अगर उन्हें भी नहीं पता है तो जो उत्तरदाता बोलते हैं कि ये कच्चा था, पक्का था, वो आप स्वीकार करेंगे और उस पर उसी हिसाब से कोड दर्ज करेंगे। दीवार की सामग्री के लिए आप देखें, दीवार की मिट्टी या कच्ची ईंट की बनी हो सकती है। संभव है कि उस पर सीमेंट का प्लास्टर या पेंट किया गया हो। तो पहले दीवार कच्ची थी, उस पर प्लास्टर कर दिया गया है, तो उसे पक्का नहीं माना जाएगा। यदि उत्तरदाता दीवार की सामग्री के बारे में अनभिज्ञता रखते हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये किस चीज का बना हुआ है, तो आपको कोड 0 दर्ज करना है। दीवार की सामग्री जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अधिकतर भाग आपका जो भी दिख रहा है, 2 प्रकार की दीवार है। अधिक उपयोग की जाने वाली दीवार का पता करें तो देख लीजिए कौन सी दीवार है। एक यहाँ ईंटों से दिख रही होगी, एक पत्थर से दिख रही है। तो अधिकतर भाग पत्थर वाला दिख रहा है, तो पत्थर वाला भाग मान लिया जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 है, जिसमें दीवार की सामग्री के बारे में है कि छत की सामग्री किस चीज से बनी हुई है, क्या खपरेल है। इसमें 2 प्रकार के हैं, एक हस्त निर्मित है, एक मशीनों द्वारा निर्मित है। तो जो भी आपके सामने दिख रहा है, जो भी उत्तरदाता बता रहे हैं और आपको वो चीज दिख रही है, तो उसके हिसाब से आप अपना निर्णय ले सकते हैं। लेकिन बात याद रखें, हमेशा अधिकांश भाग पर आपका ध्यान होना चाहिए। अब एक कंडीशन ये बन सकती है कि आधे भाग में आपका मशीनों द्वारा निर्मित टाइल है और आधा हस्त निर्मित है। अब मान लीजिए 50-50% हो रहा है, तो जो भी उत्तरदाता बोले उस पर आपको मानना है, या फिर आपको जो भी यथा स्थिति में दिख रही है उस चीज को आप लेकर चलेंगे। तो ये उसकी छत की सामग्री है। यहाँ पर देखें आप, 2 तरीके से आपको छत की सामग्री देखी। मान लीजिए कि भूतल की छत लकड़ी की बनी है जबकि ऊपर की मंजिल कंक्रीट की है। ऐसे मामलों में जनगणना मकान की छत को कंक्रीट माना जाएगा। 2 स्थिति हैं, जो नीचे वाली छत है वो लकड़ी की बनी हुई है और ऊपर वाली छत देखें तो ये कंक्रीट से निर्मित है, तो इसमें जो छत है वो कंक्रीट का माना जाएगा। दूसरा, यदि प्रत्येक मंजिल अलग अलग जनगणना मकानों के रूप में उपयोग में है तो भूतल पर स्थित जनगणना मकान की जो छत है लकड़ी मानी जाएगी, ऊपर वाली आपको कंक्रीट मानेंगे। ये
दीवार और छत की स्थिति आप स्वयं देख सकते हैं। यहाँ पर दो हिस्से दिख रहे हैं, आधा आधा कर लीजिए, एक पर खपरेल है, एक पर पॉलीथीन या पन्नी डली हुई है। छत की प्रमुख सामग्री क्या है, तो जो अधिकतर भाग दिख रहा है उसे मानेंगे। हस्तनिर्मित टाइल के लिए कोड 3 दर्ज करेंगे। दीवार पक्की हुई ईंटों का बना है तो 8। टाइलों के ऊपर पॉलीथीन और ईंटों का उपयोग किया गया है। दीवार और छत की सामग्री, तो प्रमुख सामग्री क्या है आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पर छप्पर या घास फूस है तो कोड 1 लिखेंगे। दीवार बांस की बनी हुई है तो कोड 1 लिखेंगे। दीवार छत की सामग्री आप यहाँ देख लीजिएगा, तो दीवार आपको दिख रही है घास, छप्पर, बांस, तो इसके लिए कोड 1। GI धातु, एस्बेस्टस सीट मतलब जो प्लास्टिक की सीट होती है अगर उनसे दीवार बनी हुई है तो उसके लिए 8। और पकी हुई ईंट या मशीन से बनी टाइल है तो मशीन से बनी टाइलों के लिए 4 और पकी हुई ईंट के लिए 8 कोड आपको दर्ज करना होगा। प्रश्न संख्या 7, जनगणना मकान का वास्तविक उपयोग। जनगणना मकानों का उपयोग मौसमी गतिविधियों के अनुसार हो सकता है जो मकान सूचीकरण के कार्य के समय नहीं हो रहा होता है, ऑयल मिल्स, शेड में गुड़ बनाना आदि। अगर आपको इसके लिए पता करना है कि इस जो संरचना बनी हुई है हॉल जैसी, इसका उपयोग मौसमी गतिविधियों के अनुसार होता है, जैसे मान लीजिए कभी गुड़ बनाना है, तेल बनाने का मौसम है उस समय तेल बनता है, लेकिन जब जनगणना करने आप जाते हैं उस समय उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ी गहराई से पूछना है और फिर लिखना है। यदि कोई होटल, लॉज, गेस्ट हाउस निवासियों द्वारा सामान्य आवास के रूप में उपयोग किया जाता है तो रेसिडेंस कम होटल, रेसिडेंस कम लॉज, रेसिडेंस कम गेस्ट हाउस जैसा मामला हो वैसा दर्ज करें। यदि परिवार संस्थागत है तो इस इंस्टीट्यूशनल पर टिक करें। प्रश्न संख्या 11 तक ही भरना है अगर ये संस्थागत है तो। इस स्थिति में एक प्रश्न 9 तक के संस्थागत परिवार के लिए स्वतः आपकी जो परिवार संख्या है 999 वो दर्ज करेगा। तो जो परिवार संख्या है वो आपको नहीं देनी है। अगर कोई संस्थागत परिवार है तो प्रश्न संख्या 9 के बाद में आपको ऑटोमेटिक परिवार की जो संख्या है 999 के रूप में दर्ज हो जाएगी, वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और आप देखें मकान की स्थिति, प्रश्न संख्या 8, सामान्य परिवार या रेसिडेंटल कम अदर यूजेस अगर दोनों हैं तो अगर अच्छी स्थिति में दिख रहा है, उसे मरम्मत की कोई ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए कोड 1 रहेगा। अगर मकान रहने की स्थिति में है, थोड़ी बहुत उसको मरम्मत की आवश्यकता है मामूली, तो उसके लिए कोड 2। और अगर मकान जीर्ण शीर्ण हो चुका है, रहने की स्थिति में नहीं है, तो उसके लिए कोड 3 का आप चयन करेंगे। जो भी यथा स्थिति आपके सामने है उस हिसाब से आप प्रश्न का जो कोड है वो दर्ज कर सकते हैं। और ये परिवार जो क्रमांक है वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ये आपको लिखना नहीं है। सभी जनगणना मकानों के लिए उपयोग रेसिडेंस और रेसिडेंस कम अदर यूज के रूप में किया गया है। एफ में स्वतः ही परिवार संख्या आवंटित हो जाएगी। यदि विकल्प रेसिडेंस कम अदर एंड इज इंस्टीट्यूशनल चुना गया है तो एफ स्वतः ही परिवार संख्या 999 सिलेक्ट करेगा। यदि विकल्प रेसिडेंस कम अदर यूज विथ इज लॉक्ड चुना गया है तो एफ परिवार संख्या आपको आवंटित नहीं करेगा। मतलब वो संस्थागत परिवार तो है लेकिन वह वर्तमान में अभी बंद है, तो उसमें परिवार संख्या का जो जनरेट है 999 वो नंबर जनरेट नहीं होगा। यदि विकल्प रेसिडेंस कम अदर यूज विथ इंस्टीट्यूट एंड लॉक्ड चुना गया है तो कोई परिवार क्रमांक आवंटित नहीं रहेगा, वह स्वयं ही बंद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, कुल व्यक्तियों की संख्या, तो ये आपको स्वयं जब आप जाएंगे तो आपको पूछकर लिख देना है। अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि उसमें बाहर से कोई जो मेहमान है वो आते हैं उसमें, तो उनको परिवार का सदस्य के रूप में नहीं गिनना है। और 12वें प्रश्न में परिवार के मुखिया का लिंग दर्ज करना है, महिला, पुरुष, अन्य। और 13वें में SC ST का ही आपको ऑप्शन मिलेगा, परिवार के जो मुखिया हैं उनका आपको विवरण दर्ज करने के लिए। अगर अदर कैटेगरी से है तो आपको अन्य पर क्लिक करना है। तो ये होगा 13 प्रश्न। देखें आप यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब इसको किया गया है। SC ST अन्य याद करने या रखने योग्य बातें, संबंधित राज्य केंद्र शासित के लिए लागू अनुसूचित जातियों और SC ST की सूची उपलब्ध होगी।
उत्तरदाता द्वारा बताई गई जाति जनजाति के नाम को उपलब्ध कराई गई सूची से जांच करें। अनुसूचित जाति SC केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म हो सकते हैं। अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म के हो सकते हैं। अब देखें आप इसमें प्रश्न 14 में मकान के स्वामित्व की स्थिति। अगर स्वयं का अपना मकान है, परिवार जो किराए के रूप में भुगतान नहीं कर रहे हैं, किस्तों पर भुगतान, यदि उनकी किस्त भी चल रही है तो भी उनका स्वयं का मकान माना जाएगा। अगर किराए पर है, आप रहते हैं और आपका दूसरा कोई मकान है तो आप 2 टिक करेंगे। आप किराए से रह रहे हैं और आपका कोई मकान नहीं है तो उसके लिए कोड संख्या 3 होगी। और अगर इसके अलावा कोई कंडीशन है तो उसके लिए 4 यूज करना है। तो ये होगी प्रश्न संख्या 14। अब प्रश्न संख्या 15 के लिए देखें, आवास हेतु उपलब्ध कमरों की संख्या। तो इसमें कौन कौन से कमरे को शामिल करना है, किसको नहीं करना है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ देखें, परिवार के उपयोग किए जाने वाले कमरा जिनमें आपको शामिल नहीं करना है, जैसे रसोईघर, स्नानघर, शौचालय, भंडार कक्ष, गलियारा, बरामदा, ये सभी आपके आवास के लिए उपयोग किए जाने वाले कमरों में शामिल नहीं होंगे। रसोईघर, स्नानघर, शौचालय, भंडार कक्ष, गलियारा और बरामदा। जनगणना मकान जिसमें एक ही कमरा दुकान और कार्यालय के रूप में और साथ ही निवास के लिए भी उपयोग होता है तो उसके लिए कोड संख्या 0 है, 0। एक से अधिक परिवार द्वारा साझा किया आवासीय कमरा किसी परिवार के लिए नहीं गिना जाएगा तो उसके लिए भी 0 ही है। प्रश्न संख्या 16 परिवार में विवाहित दंपतियों की संख्या के लिए है। मतलब दंपति मतलब वैवाहिक पुरुष महिला कितने जोड़ा है। इस प्रकार से दंपति विवाह में या विवाह के माध्यम से बनता है। लिव इन रिलेशनशिप को स्टेबल डी फैक्टो यूनियन के रूप में भी विवाहित दंपति माना जाएगा। परिवार में विवाहित दंपतियों की संख्या दर्ज की जानी है। दंपति जो सामान्य निवासी हैं, भले ही उनमें से एक जीवन साथी अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, उस समय भी आपको आयु पर ध्यान दिए बिना उसको वैवाहिक दंपति मानना है। यदि कोई व्यक्ति अकेले रह रहा है या परिवार में कोई विवाहित दंपति नहीं है तो उसके लिए 0 दर्ज किया जाएगा। तो ये थी प्रश्न संख्या 1 से लेकर 16 तक के प्रश्न। बाकी के जो प्रश्न हैं वो दूसरे वीडियो में बनाएंगे। तो यहाँ 1 से 16 के लिए बनाया गया है। अब जो 17 से 34 तक के प्रश्न हैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।